नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा राजस्थान से भाजपा समर्थित दूसरे निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। सुभाष चंद्रा ने नामांकन भर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनके समर्थन में राजस्थान के 45 विधायक हैं। साथ ही उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को भी नकारा है। इससे पहले 1916 में जब चंद्रा ने हरियाणा से भाजपा के समर्थन से राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, उस वक्त हरियाणा में भी बड़ा उलटफेर हुआ था। चंद्रा के पास 2016 में भी पर्याप्त विधायकों की संख्या बल नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 14 वोट निरस्त होने के कारण चंद्रा को जीत मिल गए। ऐसे में इस बार भी कांग्रेसी खेमे में सेंध का खतरा बढ़ गया है। विधायकों को अपने पक्ष में लाने के लिए सुभाष चंद्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। इसके अलावा चंद्रा ने भाजपा के कई विधायकों से भी मुलाकात की। सुभाष चंद्रा सोमवार देर रात ही जयपुर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात करके आगे की रणनीति बनाई। सुभाष चंद्रा हरियाणा से निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं। अब उनका टर्म पूरा हो रहा है। हरियाणा में नंबर गेम इस बार पक्ष में नहीं होने के कारण सुभाष चंद्रा ने राजस्थान से भाजपा से राज्यसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से भाजपा एक सीट पर जीत दर्ज कर रही है। दूसरी सीट के लिए उसे 11 वोट चाहिए। भाजपा ने घनश्याम तिवारी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। सुभाष चंद्रा भी मैदान में है। वो कांग्रेस निर्दलीय विधायकों में तोड़फोड़ करके ही जीत सकते हैं। सीधे तौर पर समीकरण पक्ष में उनके नहीं है। अब देखना यह है कि जब चीजें सामने आएंगी तो क्या कुछ उठापटक होगी। हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य चुनकर गया था। पिछली बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित निर्दलीय सदस्य हरियाणा से था। मैंने इस बार खुद स्वयं ये निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के सभी पदाधिकारी और नेतृत्व को कि मुझे अब इस समय में अपने पैतृक और अपनी जन्मभूमि राजस्थान में से चुनाव राज्यसभा का सदस्य बनाए। तो सुभाष चंद्रा राजस्थान से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं सुभाष चंद्रा। और ये कहा जा रहा है कि जो आधा बल जिस तरह बाली खींच लेते थे, उस तरह से कई विधायक इनके खेमे में जा सकते हैं और जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। तो क्या सुभाष चंद्रा पलटेंगे इस गेम को, ये भी समझना होगा। और यही खासियत है सियासत की कि अगर कोई कैंडिडेट वहां पर जाता है तो उलट फेर की आशंका बढ़ जाती है, टूट फूट की भी आशंका बढ़ जाती है। कांग्रेसी खेमे में सुभाष चंद्रा को लेकर चिंता की लकीरें माथे पर जरूर पड़ी होंगी। बड़े नेताओं की किस तरह से निपटेगी कांग्रेस, ये देखना होगा। हालांकि अभी सीधी जीत के तो आसार नजर नहीं आ रहे हैं सुभाष चंद्रा के, लेकिन स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि हरियाणा की जो स्थिति देखी गई, अगर वो राजस्थान में भी बनती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब बढ़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए बोलती आई है कि कांग्रेस को साफ करना है। यानी कि कांग्रेस के लेकर सारी नीतियां हैं, उसका गुणा भाग, सारी गणित जो है सियासत को लेकर, कांग्रेस की कमजोर नीतियां तो चोट पहुंचाती ही हैं कांग्रेस को। और साथ ही जो सियासी गणित है, सत्ताधारी दल, उससे पार नहीं पा रही है कांग्रेस अभी तक। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर एक जरूर शुभ संकेत है, लेकिन कितना फायदेमंद साबित हो चंद्रा ये देखना होगा। एक सीट पर बीजेपी जीत हासिल करने जा रही है। अब देखना यह होगा कि किस तरह की स्थिति बनेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राज्यसभा के तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिए हैं। सीएम गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो खेल खेला है, ये खेल पहले भी इनका फेल हो चुका है और इस बार भी फेल होगा। बीजेपी राजस्थान में माहौल खराब करना चाहती है। किसी भी राज्य में नहीं होता है कि बीएसपी ज्वाइन करे, आपको इंडिपेंडेंट साथ दे, चुनाव जीतने में खर्चा लगता खुद का, इलेक्शन लड़ने का, वो भी हम पेमेंट नहीं करें और फिर भी साथ दे, ऐसा उधर मिलेगा देश के अंदर आपको। वो ये सब लोग हैं जिन्होंने समर्पित होकर राजस्थान हितों को देखते हुए
प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए कि सरकार स्टेबल रहनी चाहिए, सरकार कमजोर नहीं होनी चाहिए। और उनका क्या स्वार्थ था, और क्या स्वार्थ था उनका उस वक्त में? 34 दिन किसे कहते हैं? 34 दिन तक यही छूट रहे वो लोग। और इसलिए कि राजस्थान का हित इसी में है, हमारी गवर्नमेंट 5 साल चले, मजबूत रहे और गुड गवर्नेंस दे। जयपुर में कांग्रेस के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन के लिए पहुंचे सचिन पायलट ने बताया कि विधानसभा के अंदर ही आईसीसी ने जिन 3 राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन किया था, उन तीनों साथियों का नामांकन हुआ है। मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और रणदीप सुरजेवाला, इन तीनों का नामांकन हो गया। इस दौरान सचिन पायलट ने बताया कि विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 125 से ज्यादा विधायक पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, इसलिए पार्टी ने जिन 3 उम्मीदवारों को राजस्थान से उतारा है वो तीनों जीत कर आएंगे और मुझे विश्वास है कि ये तीनों राजस्थान और राजस्थान के लोगों के भविष्य में अपना योगदान देंगे। सचिन पायलट ने कहा कि अच्छे माहौल में सभी साथियों के साथ उनका नामांकन भरा गया। वहीं बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर उन्होंने कहा वे निर्दलीय नहीं है, बल्कि उनका नामांकन भाजपा ने भरवाया है। उनके प्रपोजर हैं उनमें कोई निर्दलीय विधायक नहीं है और जो निर्दलीय हैं उन्होंने शुरू से कांग्रेस का साथ दिया, इसलिए हमारा संख्या बल 125 से ज्यादा है। हमें जितना बहुमत चाहिए उससे ज्यादा बहुमत हमारे पास है। जो मेरी जानकारी है, मुझे पता नहीं सही है गलत है, लेकिन जो उनका नामांकन है उसमें निर्दलित एक भी नहीं है। वो उम्मीदवार निर्दलीय हैं, लेकिन नामांकन भाजपा ने भरवाया है। उनके जो प्रपोजर हैं उनमें से कोई निर्दलीय विधायक नहीं है और जो भी विधायक निर्दलीय हैं लगभग सभी लोगों ने शुरू से ही कांग्रेस सरकार का समर्थन किया है। और इस आधार पर मैं जानता हूं कि हमारा जो संख्या बल है वो 125 से ज्यादा है, इसलिए जितना बहुमत हमें चाहिए 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए, उससे ज्यादा पर्याप्त बहुमत और समर्थन हमारे पास है। इसलिए तीनों हमारे जो उम्मीदवार हैं ये अच्छे बहुमत से जीतकर यहाँ से राज्यसभा के सांसद बनकर जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों ने नामांकन के वक्त अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया। कांग्रेस और भाजपा समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा धनी कांग्रेस के मुकुल वासनिक हैं। वासनिक ने राज्यसभा नामांकन के समय जानकारी में बताया कि उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 1 अरब 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर उद्योगपति सुभाष चंद्रा हैं, उन्होंने 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दर्शाई है। 5 उम्मीदवारों में सबसे कम संपत्ति बीजेपी के घनश्याम तिवारी की है। उनके शपथ पत्र में 5.30 करोड़ों की अचल और चल संपत्ति बताई गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के पास 24 करोड़ 39,20,568 रुपए की अचल संपत्ति और इनके खिलाफ 2 मामले भी दर्ज हैं। प्रमोद तिवारी के पास 7,56,24,884 रुपए की संपत्ति है। हमारे मित्र राजनीतिक दल उन सब के मिलाकर 126 विधायकों का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजस्थान की विधानसभा में है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक हैं? 71। पहले भाजपा कहा कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया, पर निर्दलीय उम्मीदवार को एक भी निर्दलीय ने समर्थन नहीं दिया। ये निर्दलीय उम्मीदवार तो भाजपा के सांसद थे कुछ दिनों पहले तक हरियाणा से, तो वो निर्दलीय कैसे हैं? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजवर्धन सिंह राठौर 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता कर सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए विभिन्न जानकारियां साझा की। साथ ही इस मौके पर उन्होंने राजस्थान सरकार को महिला अत्याचार, पेपर लीक सहित कई विषयों पर घेरने का काम किया। सांसद राजवर्धन सिंह राठौर ने अजमेर में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान को लेकर बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें सही तरीके से लागू नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में 27,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की राज्य सरकार को दिए गए घर घर पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन राज्य सरकार पिछले 3.5 साल में मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है। सरकार सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। सरकार पर जिम्मेदारी है राजस्थान वासियों की रक्षा करें, खासतौर पर महिलाओं की रक्षा करें, लेकिन एनसीआरबी का आंकड़ा है कि राजस्थान महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है और इसके साथ ही राजस्थान पानी पिलाने में सबसे आखिर में आता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होने के साथ ही गृहमंत्री भी हैं, जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की भी है, लेकिन राजस्थान में हर 2 घंटे में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है।
धर्म स्थलों को नष्ट किया जा रहा है। ऐसे हालात कभी राजस्थान में नहीं हुए हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी कर सिर्फ आरोप लगाने में जुटी है। राजस्थान पुलिस का जो नेटवर्क है वो जनता की सुरक्षा को छोड़ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है। राज्य सरकार जो राजस्थान की है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि राजस्थान वासियों की रक्षा करे, खास तौर से महिलाओं की रक्षा करे। लेकिन फिर अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसके अंदर राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर पूरे देश में नंबर 1 पर है और पूरे देश में सबसे लास्ट है पीने का पानी पिलाने के अंदर। मात्र इसी बात से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार का कैसा काम है। गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री भी हैं, तो डायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा की। हर 2 घंटे के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है राजस्थान के अंदर। धर्म स्थलों को नष्ट करा जा रहा है। अब ऐसे हालात पहले राजस्थान में कभी नहीं थे। उसमें भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सिर्फ आरोप लगाने में लगी है। अलवर जिले के भिवाड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा 77.40 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 48 से भिवानी को जोड़ने की घोषणा के बाद भिवानी में भाजपा का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि भिवानी पहुंचना था उन्हें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आकस्मिक बैठक लिए जाने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और पूरे कार्यक्रम की कमान अलवर सांसद महंत बालक नाथ ने संभाली। भाजपा युवा नेता पूर्व सभापति संदीप दामा के नेतृत्व में विशाल जनसमूह पंडाल में मौजूद रहा। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई विधायक और पूर्व विधायक सहित उद्योगपति और काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कई विधानसभा से पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महंत बालकनाथ सहित अनेक विद्यार्थियों का माल्यार्पण कर और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए महंत बालकनाथ ने भाजपा सरकार को ही निकम्मा और जन विरोधी सरकार बता डाला। बाद में अपनी गलती का एहसास होते ही सुधार करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार का नाम लिया। कार्यक्रम के बीच में जैसे ही लोगों को ये पता चला कि जनरल वीके सिंह नहीं आ रहे हैं, देखते ही देखते सभा स्थल खाली हो गया। मैं बालकनाथ के भाषण के समय कुछ ही कार्यकर्ता सभा स्थल पर रह गया। आप सब जानते हैं कि जो सेना में रहते हैं वो आदेशों की पालना करते हैं, उस भाव से उनको जाना पड़ा है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो कार्यक्रम का था वो उद्देश्य हमारा पूर्ण रूप से सफल है। हमारा उद्देश्य था कि जिस प्रकार की उपलब्धि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र की सरकार ने दी है, उस उद्देश्य को हमको जनता के बीच में पहुंचना था। और साथ ही साथ हमारे जो भिवाड़ी में आने वाले सफर जो हमारी मांगे हैं, जिस प्रकार से हमारे भिवाड़ी की कनेक्टिविटी डायरेक्ट नीमराना से होनी चाहिए, उसका भी हमने जनता के बीच में हमारा मंशा रखी है, उसको भी जनता ने स्वीकार किया। और जो भिवाड़ी की वर्तमान स्थिति है राजस्थान सरकार की, इस नीति के कारण राजस्थान सरकार में जिस प्रकार की व्यवस्था आज हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से स्थिर सरकार है, इस प्रकार से ये सरकार केवल अपने ही शासन और अपनी कुर्सी को बचाने के कार्यक्रमों में व्यस्त है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान प्रतापनगर में हुए गरीब कल्याण सम्मेलन में मंच से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवन रेखा बनने वाली पूर्वीय राजस्थान कैनाल के लिए प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मिलकर प्रयास करने चाहिए, जिससे केंद्र राज्य की 90 एवं 10% राशि के अनुपात में केंद्र से पैसा मिल सके। उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने का प्रयास करने का भी उनसे अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा मुख्यमंत्री भी विभिन्न मंचों पर उठा चुके हैं और केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति, किसान की स्थिति में सुखद बदलाव आए। इसी लक्ष्य के साथ बजट 2022-2023 में कई घोषणाएं भी की गई। शासन सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करने पहुंचे आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि विभाग द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में दी जाने वाली राशि की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, जिससे वास्तविक रूप से आपदा से ग्रसित व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर सहायता राशि प्रदान करने हेतु जितने भी प्रकरण लंबित हैं, उनका शीघ्र निस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से क्षति की सही जानकारी मुख्य पहुंचे
और जो अधिकारी सही जानकारी नहीं दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में बीच सड़क पर बस ड्राइवर और उसके साथी को पीटने का एक वीडियो सामने आया है। 4 वाहनों में सवार बदमाश बेधड़क बीच रास्ते पर बस को रोकते हैं, फिर ड्राइवर और कंडक्टर को पीटते हैं। उनके पास मौजूद पैसे और मोबाइल लूट लिए जाते हैं। पीड़ितों ने घटना की रिपोर्ट थाने में दी। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बस कंडक्टर ने बताया कि वो रविवार रात अपनी वीडियो कोच बस को लेकर भीनमाल से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। खरवा में एक होटल पर खाना खाने के बाद जैसे ही बस को रवाना किया, 1 किलोमीटर आगे 4 वाहन उनके पीछे लग गए और बस को ओवरटेक कर लूटपाट करने लगे। अलवर पुलिस ने आभूषण बनाने के एक कारीगर की हत्या की साजिश रचने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि महिला पहले भी अपने प्रेमी संग मिलकर हत्या की एक कोशिश कर चुकी है। उसमें विफल होने पर फिर गोली से मारने की साजिश रची थी, लेकिन ज्वेलरी कारीगर रमजान का किस्मत साथ दिया और वो इनकी साजिश का शिकार होने से बच गया। इस बार महिला ने 5 लाख रुपए की सुपारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 30 मई 2022 को गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति आपस में किसी व्यक्ति को जान से मारने की बातचीत कर रहे थे। दोनों लोगों ने वारदात करने के लिए हथियार भी खरीद लिए हैं। इस सूचना पर पुलिस पालका रोड पहुंची, जहां 2 व्यक्ति पैदल आते हुए नजर आए। दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो एक आरोपी के पास से एक बिना लाइसेंस का अवैध देशी कट्टा और दूसरे आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर व्यापारी की पत्नी ने हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो किसी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं, जिसपे तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएचओ एनबी और डीएसपी की टीम ने उन दोनों व्यक्तियों को दबोचा। उनसे जब पूछताछ की और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनकी तलाशी में उनके पास अवैध हथियार और कारतूस, जिंदा कारतूस भी मिले और साथ ही साथ ये भी पता चला कि वो दोनों यहाँ पर लगभग 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर एक व्यक्ति के मर्डर की नियत से आए थे और जिस व्यक्ति का वो उनको मर्डर करने की सुपारी दी थी उसको भी हमने तुरंत गिरफ्तार किया। और अभी तक हमारे पास दिनेश, सचिन, रोजाश, सोनू चौहान और सबर जान जो पत्नी है, ये 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।